नमस्कार दोस्तों, मैं रनीश कुमार नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं छपरा में हूं और छपरा में हमारे नूतन मार्केट संपादक महोदय के आवास से बात कर रहा हूं और बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव, जो द्वितीय चरण का चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है और छपरा में एक महत्वपूर्ण आज रैली हुई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिभाषण हुआ, जिसमें बिहार के सारे राजनीतिक पंडितों का आंकड़ों को झूठा साबित करते हुए सुबह 10 बजे की रैली में इतनी भारी भीड़ का जुटना अपने आप में इसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि मतदाता इस कोरोना काल के बावजूद आज एक भारत के प्रधानमंत्री के सभा में इतनी सुबह एकत्रित हुए, एक मायने रखता है। इस मायने को हम समझेंगे हमारे संपादक महोदय चंद्रभूषण प्रसाद वर्मा जी से। चंद्रभूषण प्रसाद वर्मा जी, आपको नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और हम जो बात करेंगे नूतन मार्केट इस प्लेटफॉर्म से, प्रधानमंत्री का अभिभाषण और दूसरा बिंदु है बिहार की राजनीति में एक परिवारवाद से उपजा एक युवराज, जिसको हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं परिवारवाद का युवराज, जो एक उभरते हुए चैलेंजर के बिहार में एक चैलेंजर के रूप में उभरे हैं, उनके ऊपर। तीसरा हमारी चर्चा एक और परिवारवाद से उपजे युवराज चिराग पासवान जी के पर होगी। ये हमारे 3 मुख्य बिंदु जिस पे हम चर्चा करेंगे। आइए सर, आप प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को आपने सुना, तो आपको क्या लगता है आज बिहार में प्रधानमंत्री का तीसरा दौरा, उनके दूसरे चरण के मतदान में ये तीसरा दौरा था, और इस चरण में के मतदान में जो उनका अभिभाषण हुआ उसका इस द्वितीय चरण के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो रजनीश जी, आपको मैं बधाई देता हूं और अपने श्रोता एवं दर्शक गणों को भी मैं बधाई देता हूं जो आज इस नूतन मार्ग प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और पिछले कुछ महीनों से नूतन मार्ग की गतिविधियों, क्रियाकलापों का अनवरत दर्शन करते आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपने जो प्रश्न किया कि आज छपरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है, इसमें इसका प्रभाव द्वितीय चरण के चुनाव पर क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यह बतलाना चाहता हूं कि 10 बजे के भीतर यदि कोई चुनावी रैलियां होती है या कोई भाषण किसी नेता का होता है, तो इतनी भारी संख्या में लोग कम ही उपस्थित होते हैं। भारी संख्या में छपरा की ऐतिहासिक धरती पर लोगों का उतरना, जमकर बैठना, और वो भी इस कोरोना काल में उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। इसमें दो मत नहीं है। दूसरा प्रश्न आपने किया कि प्रधानमंत्री जो अपनी भाषणों में युवराज की चर्चा करते हैं, मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जो एनडीए गठबंधन के मुखिया हैं, वो केवल इतना ही नहीं कहते कि
युवराज यहाँ पर हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि डबल डबल युवराज बिहार में हैं। जो लोग चाहते हैं येन केन प्रकारेण सत्ता को हासिल कर लेना, और डबल डबल युवराज से तात्पर्य सामने है, दिखाई दे रहा है। ये डबल डबल युवराज कौन है? परिवारवाद से निकले हुए ये डबल डबल युवराज, मैं तो ये कहूंगा कि ट्रिपल युवराज हैं। इसमें एक युवराज राजद के हैं जो लालू परिवार से बिलोंग करते हैं, तेजस्वी यादव जी हैं। दूसरे युवराज हैं नेहरू परिवार से बिलोंग करते हैं, राहुल गांधी जी हैं। और तीसरे युवराज हैं ये चिराग पासवान, जो रामविलास पासवान के परिवार से बिलोंग करते हैं। ये ट्रिपल युवराज जो हैं इस कोशिश में लगे हैं कि येन केन प्रकारेण सत्ता जो है सो हाथ में आ जाए। तो सर, ये जो 3 युवराज हैं, इन युवराजों को, हर युवराज को एक पार्टी का मास वोट मिला है, एक मास बैकग्राउंड है। जैसे कि राजद को अपना एक बैकग्राउंड है जो जातिगत वोटों का, चिराग पासवान के पास भी जातिगत वोटों का बैकग्राउंड है, और कांग्रेस के जो युवराज है उनको अपना पूरे कांग्रेस की जो विरासत में मिली है वो है। क्या ये लोग बिहार के जातिगत जो समीकरण है और जो जातिगत दंश है, इनकी समझ है लोगों को? यह भी बात बहुत अच्छी है। बिहार के जहाँ तक समझ की बात है, सच पूछिए तो बिहार की परख इन लोगों को नहीं है। इतिहास, भूगोल, संस्कृति की भी जानकारी इन लोगों को नहीं है, जिसमें से 2 तो बिहार के ही हैं, एक बिहार से बाहर के हैं। यदि पूछा जाए कि बिहार का पश्चिमी छोर कौन है, कौन सा जिला है, तो मैं समझता हूं कि इसमें से कोई कुछ एक आध युवराज जवाब दे सकते हैं, अन्यथा उन लोगों को कठिनाई होगी। ऐतिहासिक दृष्टि से भी, इतिहास पर भी चर्चा की जाए तो इन लोगों को जानकारी भी नहीं है। यही बात है। और बिहार में जो चुनाव अभी हो रहे हैं या कभी भी हुआ, इसका मुख्य आधार जातिवाद ही है। एक सवाल इसमें प्रश्न उठता है कि बिहार को जाति के जंजाल से कैसे उबारा जाए, क्योंकि बिना इस जंजाल से उबरे, बिना बिहार वासियों के एक हुए बिहार का विकास संभव नहीं है। बिल्कुल ठीक है, यह भी बात बिल्कुल सही है। बिहार में जाति के जंजाल से कैसे बिहार को उबारा जाए, बिहार की मुक्ति जाति के जंजाल से कैसे हो? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि जाति के जंजाल से बिहार जो है सो उबरा नहीं है। कई कई स्टेज ऐसे आए हैं, कई कई अवसर ऐसे आए हैं कि बिहार का जागरूक मतदाता यह दर्शा दिया है कि हम जाति पाति से ऊपर हैं। मुझे याद है 1977 का आम चुनाव इंदिरा गांधी के काल में, उस आम चुनाव में बिहार के जागरूक मतदाता ने स्पष्ट परिचय दिया कि हम जाति और बिरादरी, संप्रदाय इससे ऊपर हैं। और उस समय जो है सो जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके प्रधान ये मोरारजी देसाई हुए। दूसरी बात, 15 साल पहले जो लड़ाई हो रही है कि 15 साल बनाम 15 साल, तो 15 साल पहले भी बिहार की जागरूक जनता ने लोगों को दिखा दिया है कि जाति पाति से ऊपर उठकर भी हम काम करते हैं। और इसी का परिणाम था कि ये नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। उस समय हर जाति के लोग
कमोबेश अपने मत का प्रयोग किया इससे उठ करके। अच्छा सर, एक चीज है, नीतीश कुमार की जब आपने बात की तो नीतीश कुमार एक सुशासन बाबू की छवि बनी हुई थी, और बिहार नीतीश बाबू की सुशासन बाबू की छवि से पूरा बिहार के पूरा देश के लोग उनकी चर्चा करते हैं। तो आज क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता घटी है, उसमें क्या कहीं ना कहीं उनके विगत 5-10 सालों के शासन में कहीं ऐसा मोड़ आया है कि जिससे उनकी सुशासन बाबू की छवि में धक्का लगा हो? हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि पहले दौर में जो नीतीश कुमार थे और उस दौर में जो सरकार चली उनकी बिल्कुल साफ सुथरी सरकार रही। उस समय लोगों को सुशासन बाबू का दर्शन हुआ और एक सुशासित सरकार का आगमन हुआ था बिहार में। इसके बाद से उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन एक ऐसा अवसर आया जब उन्होंने राजद से गठजोड़ किया और गठजोड़ करके तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया। और मैं समझता हूं कि वहीं से इनके सुशासन की गरिमा जो है सो धीरे धीरे कमतर होती गई, जिसको कि ये भांपने में असफल रहे। और आज स्थिति यह है कि लोग अब सुशासन शब्द को धीरे धीरे भूलने लगे हैं। तो सर, आपने बात तेजस्वी के लिए, तो तेजस्वी आज देखा जाए राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी के आगे कोई नहीं दिख रहा है, चाहे जगदानंद सिंह हो, चाहे रामचंद्र पूर्वे हो, चाहे कोई भी हो, उनसे पीछे ही दिख रहे हैं। जगदानंद एक तरफ साइड में है, रामचंद्र पूर्वे जी एक तरफ साइड में है। तो आपको क्या लग रहा है कि तेजस्वी बिहार में मुख्य रूप से विपक्ष के नेता के रूप में उभर रहे हैं, और उसका मुख्य कारण क्या है? मैंने कहा ना, परिवारवाद जहां पर हावी है वहां पर किसी दूसरे का पहुंचना कठिन है। यह परिवारवाद का ही परिणाम था कि रघुवंश बाबू सरीखे कर्मठ नेता, जुझारू नेता, अंतिम समय तक राजद का झंडा थामे रहे। राजद से रघुवंश बाबू को ये कहा जाए कि उनकी छवि बनी, बात ऐसी नहीं है, बल्कि रघुवंश बाबू के क्रियाकलापों से राजद की छवि बनी। और यहाँ पर तेजस्वी की बात है, तो तेजस्वी जो है सब परिवारवाद से निकले हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि ये न केन प्रकारेण हमको सत्ता मिल जाए, तो क्यों नहीं जगदानंद सिंह को आगे लाया गया, ये भी तो हो सकता था। यही बात है। अब रही बात कि ये सफल होंगे या नहीं होंगे, तो सफलता और विफलता की बात जब आती है तो दो बातें आप आ जाती हैं। एक तो समीकरण की बात है, चुनाव इनके पास माई समीकरण है, और ये माई समीकरण जिन्होंने बनाया यानी इनके पिताजी लालू जी, उस समय से माई समीकरण इनके साथ है। उस समीकरण में गड़बड़ी नहीं आई है। यादव लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं बिहार में। इसके बाद मैं ये कहूँ कि मुस्लिम लोग हैं, तो ये तो समीकरण इनके पास है, लेकिन सारा समीकरण कभी कभी फेल कर जाता है जब जनता सही निर्णय दे, सही वोटिंग दे, तो ये भी इनकी भी सफलता में कठिनाई हो सकती है, इनकी सफलता पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। सर, कल रात में बात हो रही थी मुजफ्फरपुर में, वहाँ के एक मुस्लिम वर्ग के ही नेता है, वहाँ की सोशल एक्टिविटी में वो लगे रहते हैं। उन्होंने बोला कि बहुत सब ठीक है राजद में,
क्योंकि वहाँ मुस्लिमों का ये, लेकिन जिस हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उस ढंग से मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं मुसलमानों में भी उनके प्रति बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा है। जिस व्यक्ति ने यह बात कही है बिल्कुल ठीक कहा है। प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर उठा करके देख लीजिए लिस्ट, कितने मुसलमान को स्थान दी गई है राजद में। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा यादवों को ही स्थान दी गई है। जी जी, सबसे ज्यादा यादवों को दी गई है। इसलिए यह सोच कर नहीं कि ये जो है सो यादव लोग आ जाएंगे तो इनको वोट ज्यादा मिलेंगे, नहीं, ये सोच करके कि यादव की मेजॉरिटी बिहार में ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है यादव, हाँ, इसलिए उनको ज्यादा परसेंटेज का मौका दिया गया है। तो आपको कैसा लग रहा है कि एक आम सभा हो रही थी नीतीश बाबू की, वहां पर उन्होंने बोला कि बताया कि शराब माफिया मुझे हराना चाह रहे हैं, मुझे हटाना चाह रहे हैं। ऐसा नीतीश बाबू को क्यों लग रहा है, जबकि शराब बंदी से एक बहुत बड़ा वर्ग खुश भी है, और इसमें माफियाओं का क्या रोल आ जाता है सर, शराब माफियाओं का? देखिए, शराब माफिया जो हैं, और पहली बात तो यह है कि शराब तो यहाँ बन नहीं रही है। यदि शराब बनाई जा रही है तो लुके छिपे कहीं ना कहीं बनाई जा रही है। अब शराब माफियाओं का तरीका बदल गया है और दूसरे राज्यों से शराब लाते हैं भारी भरकम संख्या में, और यहाँ पर गुपचुप ज्यादा पैसे दे करके बिकवा रहे हैं। इस बात को नीतीश कुमार जी जानते हैं। जानते हुए भी यदि उनको इस बात का भय है कि शराब माफिया हमारे पीछे पड़े हैं और शराब माफिया जो है वो हमारे जीत में बाधक बना हुआ है, तो शराब माफियाओं पर ये क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई करते? इतने दिन तक वो बैठे क्यों रहे? इनका पूरा तंत्र शराब माफियाओं के साथ जुड़ा हुआ है। हर घर घर अगर होम डिलीवरी हो रही है, खाने के नाक के नीचे से शराब जा रहा है, इसका तो हाँ, ये चीज़ है कि जो एक वर्ग था, जो कहा जाए कि जो रिक्शा वगैरह जो चलाते थे, चाहे जो मजदूर वर्ग था, जिसके घर में शराब की वजह से रोटी नहीं जा पाती थी, वो चीज़ हुआ है। उस घर में संपन्नता थोड़ी सी आई है इस शराबबंदी की वजह से। लेकिन जो समृद्ध वर्ग है, जिनको शराब पीना है, उनको तो शराब मिल रहा है। 500 की शराब 900 रुपया में, 1000 रुपया में देकर वो पी रहे हैं। हाँ, तो नीतीश कुमार जिस समय कानून ये कैबिनेट में बनी, उस समय कानून में तो हर चीज है। उनको यह चाहिए था कि जो शराब माफिया हैं उनको पकड़ें, उन पर पहले मुकदमा दायर करें, उनको बंद करें। सबसे पहली बात ये थी जो हो नहीं पाई। अब शराब माफिया क्यों नहीं इन पर हावी होंगे, इसका कारण भी है, उनकी आमदनी जो है खुलेआम नहीं हो पा रही है। हर जगह इनके कारोबार चलते थे, सो बंद है, आसानी से जो है काम हो नहीं पाता है। और यहीं पर एक बात मैं और जोड़ रहा हूं, नीतीश कुमार जी थोड़ा भटक गए इस कानून में, इससे अलग हुए और कहा कि नहीं भाई, हम नीरा सप्लाई करेंगे, हम उसका कुछ दूसरा रूप धारण करेंगे और इसको हम पुष्टिकारक रूप में लोगों को देंगे। न नीरा निकली, न कोई देखा, वो तो पूरी तरह से फेलियर हो गया। हाँ, इतना ही बात नहीं, उसमें एक एप्लीकेशन देने का की वैकेंसी भी निकली थी। बहुत लोग जो है सो अप्लाई भी किए थे, लेकिन उसका राम जाने क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। यह जो है सो नीतीश कुमार के तटस्थता नीति जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लचीलापन दिखाई देता है, और यही दर्शाता है कि नीतीश कुमार का यह जो है वो कहीं उनसे साठगांठ तो नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार के भय के पीछे कहीं चिराग फैक्टर तो नहीं है क्या? चिराग पासवान, नीतीश कुमार को लग रहा है कि चिराग पासवान मेरा खेल बिगाड़ सकते हैं? मैंने इसके पहले भी कहा था कि चिराग पासवान वही काम कर रहे हैं जो उनके पिता कर चुके हैं। पूरा रामविलास पासवान जी नीतीश कुमार के साथ गेम खेले थे, वो गेम कोई बहुत
आसान नहीं था। गेम केवल चीफ मिनिस्टर बनने का था। दाव इस बात की थी, उनके अंदर भी यही बात थी कि वो अक्सर कहा करते थे कि किसी दलित को क्यों नहीं बैठाया जाए। इसका मतलब क्या हुआ? अपने को मुख्यमंत्री के बस पेश करना है। इस पर नीतीश कुमार जो हैं वो भला कब चुप रहने वाले थे। सो चाबी को उन्होंने हटा देना लाजमी समझा, लेकिन ऐसे चाबी को अपने पास लाना लाजमी नहीं समझा जो उनका प्रतिद्वंदी वहां पर हो जाए, और यहीं पर हो गई। आज भी परिस्थिति वही है। अभी शुरू से देखा जाए तो उसके बाद से 2005 के बाद से रामविलास पासवान केंद्रीय राजनीति में ही इन्वॉल्व रहा है। हाँ। बिहार के राजनीति से अपने आप को अब बिहार की राजनीति में वो उनको कहाँ मुकाम मिल पाई यहाँ पर? वो तो सेंटर में ही रह गए। सेंट्रल में रह गए। तो चिराग पासवान को लग रहा है कि नहीं, हम कुछ यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। भाई चिराग तो चिराग ही ना है, कोई वेपर लाइट नहीं ना है। अभी उनको वेपर लाइट बनने में बहुत समय लगेगा। चिराग है। लेकिन इस चुनाव में दो चीज दिख रहा है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दो एक अलग रूप में इनका एक मैंने काफी कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग मैच्योरिटी के साथ सवालों का जवाब दे रहे हैं और अपने हर हमला का जवाब दे रहे हैं। अब तेजस्वी को देखिए, इधर लगे हैं करीब 30 से 35 योद्धा लगे हुए हैं। वो अकेला अभिमन्यु की तरह लड़ रहा है, सबकी बातों का जवाब दे रहा है। इधर काफिला हेलीकॉप्टरों का ज्यादा है, वो एक हेलीकॉप्टर सबसे इन सारे काफिलाओं से भी ज्यादा वो भ्रमण कर रहा है। बिल्कुल सही। लोग तो कह रहे हैं कि एक तरफ 30 स्टार है और एक तरफ एक स्टार है। अभिमन्यु तो अभिमन्यु था, लेकिन अभिमन्यु की गति क्या हुई ये भी आप जानते हैं। अभिमन्यु को आखिरकार वीरता पुरस्कार नहीं प्राप्त हो सके। अभिमन्यु वीरता का पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सका। प्रयास करते रह गए, ताऊ भीम हो या ताऊ युधिष्ठिर हो, लेकिन अंततोगत्वा उसको जो है सो वो निकल नहीं पाया चक्रव्यूह से। अक्सर आपको क्या लगता है कि बिहार में किसी एक गठबंधन को बहुमत मिलेगी? देखिए, गठबंधन की बात कर रहा हूँ। हाँ, गठबंधन मुख्य रूप से तो दो ही है जी। दो गठबंधनों में दो गठबंधन जो है सो काफी टकराहट में है, लेकिन जो देखा जा रहा है कि काफी टकराहट में है। रिजल्ट कोई कैसे व्यक्त कर सकता है, इसके लिए तो इंतजार करना ही पड़ेगा 10 नवंबर का। लेकिन ये सारे चीज में कुछ एक तो लग रहा होगा किस तरफ जा रहे हैं। पास्टन का एग्जिट पोल देखा जाए तो एग्जिट पोल क्या कहे, पोल का ओपिनियन पोल देखा दो फैक्टर है। एक तरफ माई समीकरण है, एक तरफ महिला वोटर है। महिला तो आधी वोटर तो महिला ही है। महिला वोटर जो है वो कोशिश करेगी कि हम नीतीश कुमार को इनके ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तरफ जाएं, और माई समीकरण महागठबंधन पलना इसी पर है। जिसका बढ़ जाए तो उसी के पल्ले मत रूपी बुलबुल जाएगी और सरकार उसी की बनेगी। अच्छा सर, अंत में एक क्वेश्चन सवाल है। सवाल ये है कि बिहार का जो ये चुनाव का जो द्वितीय चरण चल रहा है, इसमें आप मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मतदान का जो है द्वितीय चरण चल रहा है। 3 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होगा। इसमें मैं मतदाताओं को संदेश यही देना चाहूँगा कि मतदाता बंधु नर नारी ऐसे उम्मीदवार का चयन करें जो उनके सुख दुख का साथी हो, जो उनके क्रियाकलापों में साथ रहता हो, जिसकी छवि अच्छी हो, उसे मत दें। आपका मत बर्बाद नहीं होगा। जो आपका कल्याण करे आप उसे वोट दें। जरूरी नहीं है कि आप गठबंधन को ही वोट दें।
कोई अच्छा निर्दल प्रत्याशी भी मिलता है उसको भी दिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी सर ने अपने विचार दिया। हम भी अपने मतदातागण से आग्रह करेंगे कि आप लोग निकलिए और अपने मत का प्रयोग कीजिए और एक जो आपके सुख दुख में रहने वाले प्रत्याशी को अपना मत दे। पार्टी और प्रत्याशी, देखिए जो प्रत्याशी आपके बीच है, आपके बीच से निकला है और आपके सुख दुख में है, उन्हीं को आप वोट दें। यह हम लोग का आग्रह है। आप जैसा प्रत्याशी चुनेंगे, जैसे प्रतिनिधि अपना भेजेंगे, वही उसी रूप में आपको वहाँ से रिटर्न मिलेगा। सरकार वैसे ही आपको मिलेगी। सरकार वैसे ही आपको मिलेगी। आप जितना बेहतर प्रत्याशी को चुनेंगे उतनी बेहतर आपको सेवा मिलेगी और सरकार मिलेगी। अपनी इन्हीं भावनाओं के साथ मैं मतदाताओं को नमन करता हूँ। मैं भी अपने मतदाताओं को नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नूतन मार्ग से